हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएससी मेनिया। तो आज हम 15 मई का द हिंदू एडिटोरियल डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले जो हम लोगों ने कल क्वेश्चन दिए थे उसके आंसर जानने का प्रयास करते हैं। तो कल के क्वेश्चन कुछ इस तरह हैं कि आपका पहला स्टेटमेंट क्या है कि मनरेगा स्कीम से जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है। तो पहला क्या है कि ये जो है 100 डेज वर्क जो है लीगली प्रोवाइड करता है किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी घर है उसमें अडल्ट मेंबर को। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है आपका कि इसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज द्वारा जो है इम्प्लीमेंट किया था। तो ये आपका कथन गलत है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। तीसरा क्या स्टेटमेंट है आपका कि ये जो है इंक्लूड करता है स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को। तो ये कथन गलत है, ये आपका सिर्फ और सिर्फ अनस्किल्ड लेबर को ही इंक्लूड करता है। तो इससे आपका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, बाकी ऑप्शन आपके गलत हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका कि बजट को प्रोड्यूस करने में कौन सी नोडल डिपार्टमेंट जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वही रिस्पॉन्सिबल है, बाकी कोई भी डिपार्टमेंट इसके लिए जो आपके ऑप्शन है वो गलत है। इसलिए आपका जो ऑप्शन सी है वो जो है सही हो गया। ये मतलब कहने का मतलब जो आपका नोडल डिपार्टमेंट मतलब क्या है कि वो डिपार्टमेंट जो पूरे बजट को कंपाइल करके गवर्नमेंट को जो है प्रोड्यूस करता है, जो उसको देता है। तो ये आपका जो है आपका सी ऑप्शन है आपका। थर्ड क्वेश्चन क्या है आपका कि जो से लॉ ऑफ मार्केट है इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ, हमने कल भी डिस्कस किया था, उसके जुड़ा हुआ कौन सा कथन सही है। पहला आपका क्या है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि जो सप्लाई है क्या बोलते हैं, अगर किसी भी इकोनॉमी में सप्लाई अगर बढ़ती है तो डिमांड जो है ऑटोमेटिकली क्रिएट होती है। तो ये जेबीसी का कथन था। तो ये आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये सही है। दूसरा आपका क्या स्टेटमेंट है कि डिमांड क्रिएट्स इट्स ओन सप्लाई, मतलब क्या है कि अगर डिमांड को क्रिएट किया जाए तो सप्लाई ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपका जेबीसी का कथन नहीं था, ये जेएम कीन्स से उनका जो है ये कथन था। तो इससे जो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया, ऑप्शन ए आपका सही है, बाकी स्टेटमेंट आपके गलत हैं। तो ये हुए कल के क्वेश्चंस के आंसर। तो हम आज 15 मई का एडिटोरियल जो है डिस्कस करते हैं। तो आज हम मुख्यतः 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला आर्टिकल आपका क्या है, छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप जान लीजिए, वन नेशन वन राशन कार्ड। इसको हमने जो है पहले भी डिस्कस किया था और इसको कल जो है निर्मला सीतारमण जी ने इसको लागू करने की जो एक डेट है उसको मार्च 2021 बढ़ा दी है। इसको पहले 2018 में जून 2020 में इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी सरकार ने। अब हम छोटे से जान लेते हैं कि आपका वन नेशन और वन राशन कार्ड क्या है। जैसे आप मान लीजिए किसी भी स्टेट में हैं, आप जनरली अपने राशन कार्ड से आप अपने जो फेयर प्राइस शॉप्स होती हैं जहाँ पे कोटा होता है वहाँ जाते हैं और जो आपके फूड ग्रेन से सब्सिडाइज रेट में अपने राशन कार्ड को दिखा के खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट में जाते हैं तो आप अपने वही राशन कार्ड से फिर फूड ग्रेन्स को परचेज नहीं कर पाते हैं सब्सिडाइज रेट पे। लेकिन वन नेशन वन राशन कार्ड के आने के बाद जो है आप दूसरे स्टेट में अगर जाते हैं तो आप जो आपका एक एक्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, उसके अंतर्गत जो भी आपके प्रोविजंस हैं, मतलब जितने भी ग्रेन्स और जिस सब्सिडाइज रेट पे दिए जाते हैं उस रेट पे आप दूसरे स्टेट में खरीद सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप अभी इस समय कोविड-19 के परिप्रेक्ष्य में देखे होंगे कि आप कई लोग जो है किसी जो फिर लेबर से वो मीन्स सारी फैक्ट्रीज बंद पड़ी हुई हैं तो वो कुछ खरीद नहीं पा रहे हैं। तो इससे ये होगा कि आगे कोई फूड क्राइसिस डेवलप नहीं होगी भविष्य में, कोई भी ऐसा पेंडेमिक आता है तो ये आपका पहला आर्टिकल हुआ। सेकंड आर्टिकल आपका क्या है कि जो आपके इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। जो आपकी 8 कोर इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्शन रेट को जो है ये पूरा कैलकुलेट करके जो है बताता है। और ये कौन इसको जो है प्रोड्यूस करता है, आपका सीएसओ करता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कौन सी मिनिस्ट्री इसके लिए होती है, रिस्पॉन्सिबल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था इसमें। तो सिंपल से बताया गया है कि 16.7% का इसमें ग्रोथ कम हुई है आपका पूरे इंडस्ट्री सेक्टर में, और जो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो हम जानते हैं, सिंपल सी बात है कि कोविड-19 से जो हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सारी बंद पड़ी हुई हैं, तो इसीलिए ना तो हमारे लेबर्स वहाँ पे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म है उसको फॉलो करना पड़ता है, तो ताकि इस डिजीज़ को कंटेन किया जा सके। तो इसीलिए जो हमारा इंडस्ट्रीज़ है वो बंद पड़ी हुई हैं और इसीलिए जो उनकी ग्रोथ रेट है वो भी जो है ऑटोमेटिकली कम हुई है। ये आपका इस इंडेक्स में बताया गया है।
तो आपका थर्ड आर्टिकल क्या है, सिंपल सा आपका क्या बता रहे हैं कि स्टॉप द रिटर्न टू लेजर फेयर। लेजर फेयर क्या कहता है, लेजर फेयर जो है ये टर्म है, ये ऑफनली यूज़ होता है इकोनॉमिक्स के टर्म में, जब इसमें इसमें ये इनका कहना ये है कि ये क्लासिकल इकोनॉमिक्स द्वारा जो है ये टर्म लाया गया था, और इसमें ये कहते हैं कि जब गवर्नमेंट का इंटरवेंशन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ना हो, कम हो या तो ना हो, सिंपल सी बात ये इसमें कहते हैं। इस आर्टिकल में क्या कह रहे हैं, इस आर्टिकल में हमने पहले भी डिस्कस किया था, कॉन्टेक्स्ट यही है कि लेबर लॉ जो है कुछ स्टेट्स के द्वारा जो है इसको सस्पेंड किया गया है। उसमें जो कुछ प्रोविजंस हैं, जैसे नंबर ऑफ वर्स जो मीन्स आर हैं उसको बढ़ा दिया गया है, या वेजेस को कम किया गया है, या और भी जो बेनिफिट हैं आपको लेबर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं वो भी जो है कम हुए हैं, कम किए गए हैं कुछ स्टेट्स के द्वारा। तो हमने इसमें पहले भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जान लीजिए, एक नया एस्पेक्ट जो है इसमें इस आर्टिकल में बात करते हैं तो वो हम जान लेते हैं। पहला क्या बता रहे हैं कि जो आपका कॉलोनियल टाइम, जब हमारा देश जो है ब्रिटिश राज के अधीन था, उस समय बहुत सारे एक्ट, लेबर एक्ट जो है पारित किए गए थे। वो कौन कौन से थे इसको हम जान लेते हैं। पहला आपका एक्ट आया था बंगाल रेगुलेशन 7, ठीक है, नंबर 7 जो है 1819 में आया था। वो क्या कहता है, वो इसमें जो आपके ब्रिटिश प्लांटर्स थे जो है, जो असम में जो है टी वगैरह जो है करते थे, वो तो उसमें जो है आप ये इंट्रोड्यूस किया गया था एक, क्या बोलते हैं, एक तरीके से कह सकते हैं कि आप बंधुआ मजदूरी जो है, और ये बहुत ही क्या बोलते हैं बारबरी तरीके से उनको जो है ट्रीट किया जाता था। ये रेगुलेशन सरकार जो है उस समय ब्रिटिश सरकार लाई थी। ये आपका 1819 का रेगुलेशन है। सेकंड आपका क्या है, सेकंड आपका ट्रांसपोर्ट ऑफ नेटिव लेबर्स एक्ट 1863। इसमें क्या किया गया था, इसमें सिंपल सा जो आपके लेबरर्स थे, कोई भी आपका कोई जो भी आपकी इंडस्ट्रीज थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी होती थी, जो आपके एम्प्लॉयर्स थे, वो किसी भी लेबर को डिटेन कर सकते हैं और 6 महीने के लिए इम्प्रिजन कर सकते हैं अगर वो फैक्ट्रीज़ के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो। और फिर आपका थर्ड एक्ट क्या है, बंगाल एक्ट आपका नंबर 6 था, और वो आपका 1865 में जो है वो लाया गया था। इसमें क्या क्या कहते हैं, इसमें ये जो है, जो कोई भी इंडस्ट्री है वो स्पेशल इमिग्रेशन पुलिस को एम्प्लॉय करती है, ताकि जो लेबर्स हैं वो इंडस्ट्री को छोड़ के भागे ना, क्योंकि जो है उनको इतनी बुरी तरह कंडीशन में वहाँ रखा जाता था, मतलब कि जैसे वही नंबर ऑफ आर जो था वो ज़्यादा था, और काफ़ी इनह्यूमन तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था। तो इससे जो लेबर्स थे वो क्या बोलते हैं भागने का प्रयास करते थे। तो ये इस एक्ट के लाने के बाद जो है कोई भी लेबर्स भागे ना, और उनके लिए प्रॉपरली उनको एक पुलिस को जो है वो अपॉइंट करते थे। तो ये आपका जो है तीसरा एक्ट हुआ। चौथा एक्ट आपका क्या है, फैक्ट्रीज एक्ट 1911। इसमें क्या हुआ था, इसमें काफ़ी जो आपके फैक्ट्री वर्कर्स थे वो क्या बोलते हैं प्रोटेस्ट किए थे, पूरा अच्छे तरीके से आंदोलन किए थे। क्यों, क्योंकि जो नंबर ऑफ वर्क्स था, मीन्स आर था करने का काम वहाँ पे, वो 16 आवर्स था। तो ये काफ़ी मतलब एक आप देख सकते हैं कि अगर 16 घंटे कोई काम करेगा तो ये एक तरीके से इनह्यूमन क्या बोलते हैं ना एक्ट हुआ। तो इस एक्ट के आने के बाद जो है, जो नंबर ऑफ वर्क आर मीन्स वर्किंग आवर्स था उसको घटा के 16 आवर्स से 12 आवर्स जो है कर दिया गया था। लेकिन जो वेज रेट था वो कम ही था उस समय, मतलब जो मीन्स क्या बोलते हैं नंबर ऑफ वर्किंग आवर था उसको तो कम किया गया, लेकिन जो वेज रेट था वो वही था, वही का वही रहा। और तो इससे क्या हुआ, इससे जो है जब मीन्स वेज रेट नहीं बढ़ा, लेकिन बल्कि जो है आपका क्या बोलते हैं नंबर ऑफ वर्कर, लेकिन जो फिर वर्कर्स थे उनको पैसे की जरूरत तो होती होगी ना, तो वो जो है मनी लेंडर से पैसे लेते थे और वो डेट ट्रैप में जो है फंस जाते थे। तो ये आपका जो है चौथा एक्ट हुआ। पाँचवा एक रिपोर्ट की बात करते हैं कि 1935 में रॉयल कमीशन ऑन लेबर रिपोर्ट जो है जारी हुई थी, जिसमें आपके जो भी आपके डिमांड्स थे लेबर्स के उसको उसमें एम्प्लॉय किया गया था। उसके बाद 1935 में जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसमें इंडियंस को भी जो है क्या बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, ताकि वो कोई भी लॉ को फॉर्म करने के लिए। तो उसके बाद आपका 1951 जो आपका क्या बोलते हैं देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद जो है आपका प्लांटेशन लेबर एक्ट आया था, जिसमें जो आपके मीन्स प्लांटेशन लेबर्स थे उसमें जो उनको बुरी तरह रखा था उससे उनको जो है काफ़ी राहत हुई थी। ये आपका जो है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उसके बाद ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद फिर बहुत सारे एक्ट पास किए गए हमारे कंट्रीज़ में, जैसे आपका फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 जो है पास किया गया। इसमें जो है जो कुछ पूरा डिटेल प्रोविजन दिया गया कि कौन कैसे कैसे क्या बोलते हैं वर्कर्स को वहाँ रखा जाए, जैसे 8 घंटे काम करना, और
या बोलते मान लीजिए कोई अगर ज़्यादा काम करते तो उनको ओवर टाइम वेज भी दिया जाए, और फिर उनको वीकली ऑफ भी दिया जाए, और फिर क्या बोलते हैं कोई भी हेल्थ और जो उनके हेल्थ को और हाइजीन को और सेफ्टी को भी जो है मेंटेन किया जाए। तो ये आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंतर्गत लाया गया था। फिर आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत भी जो है चीज़ें लाई गई थी कि मान लीजिए कोई भी वेज को अगर डिसाइड करना है, कोई भी डिस्प्यूट अगर है, अगर मान लीजिए स्ट्राइक कर रहे हैं, तो उसमें जो भी आपके लेबर का रिप्रेजेंटेशन जो है आवश्यक होगा। तो ये आपका क्या बोलते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंतर्गत जो है लाया गया था। फिर आपका मिनिमम वेज एक्ट 1948 लाया गया था। उसके अंतर्गत क्या किया गया था कि जो आपका मीन्स कोई भी मतलब कि उतना कहते हैं उतना वेज प्रोवाइड किया जाए जिससे जो आपका एक सबसिस्टेंस लेवल होता है, मतलब जो मीन्स रोटी कपड़ा मकान और एजुकेशन और हेल्थ वगैरह, ताकि वर्कर्स उसको जो है मेंटेन कर सके। आपका मिनिमम वेज एक्ट 1948 के अंतर्गत लाया गया था। फिर उसके बाद आपका जो है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब भी जो है हमारा एक DPSP था, उसमें जो आर्टिकल 41 है और 42 जो है ये जो है लेबर्स के प्रोटेक्शन की बात करता है। और फिर हम जानते हैं फंडामेंटल राइट में भी आपका जो आर्टिकल 21 है वो राइट टू लाइफ की बात करता है, और फिर आर्टिकल 23 है उसमें फोर्स लेबर को क्या बोलते हैं प्रोहिबिट किया गया है। तो ये सब चीज़ें जो है क्या बोलते हैं लेबर्स को जो है उसमें प्रोटेक्ट करने की जो है बात करते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स भी हैं, जैसे आपका पहला जजमेंट आपका क्या है ग्लैक्सो लैबोरेटरीज वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स लेबर्स 1983। इसमें ये बताया गया था कि जितना जो है जो कैपिटलिस्ट होते हैं आपके किसी भी इंडस्ट्रीज़ में, उतना ही जो लेबर्स भी होते हैं उनका भी क्या बोलते हैं हिस्सेदारी होनी चाहिए। मतलब हिस्सेदारी इन द सेंस मतलब उनको भी समान तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका भी जो है योगदान क्या बोलते हैं बराबर ही होता है। तो ये उन्होंने जो है इसमें आपके 1983 के सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में बताया गया था। फिर दूसरा आपका सुप्रीम कोर्ट एक आया है जजमेंट आपका 1980 में था, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वर्सेस DJ बहादुर एंड अदर्स केस। इसमें भी वही सिंपल से बात किया गया था कि कोई भी चीज़ें अगर आपकी जुड़ी हुई हैं जो है लेबर से, तो उसको जो है आपका मीन्स जो आपके इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, उनके द्वारा बोलते हैं यूनिलैटरली ना पास किया जाए, बल्कि लोगों से कंसल्ट करके जो है जो भी लेबर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे करके जो है इसको किया जाए। तो ये आपके 2 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स भी हैं जो है उनके लेबर्स के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन फिर उसके बाद कुछ उसमें एग्जम्पशंस भी दिए गए थे आपके जितने भी एक्ट में, जैसे आपका जो है जो फैक्ट्रीज एक्ट है जो हमने बात की 1948 में, उसमें सेक्शन 5 में ये बताया गया कि मान लीजिए कोई भी ऐसी पब्लिक इमरजेंसी आती है तो जो इसमें प्रोविजंस दिए गए हैं उसको सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन पब्लिक इमरजेंसी मतलब क्या है कि जब भी कोई ऐसी इमरजेंसी जो इंडिया के सिक्योरिटी और सोवरेनिटी पे जो है क्या बोलते हैं खतरा हो, या फिर कोई ऐसा एक्सटर्नल एग्रेशन या वॉर की सिचुएशन जो है क्रिएट हो, तब जो है फैक्ट्री ऐसा कर सकती हैं। लेकिन इस समय पैंडेमिक के दौरान जो है कोविड-19 में ऐसी कोई वॉर की सिचुएशन नहीं आई है, या फिर मुझे सिक्योरिटी सोवरेनिटी पे कोई खतरा नहीं है, तो उस समय इसको ऐसे सस्पेंड करना जो है ये गलत है। और दूसरा आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो हमने बात की 1948, जब उसमें सेक्शन 36B ये कहता है कि कोई भी ऐसा मतलब कि अगर सेटलमेंट मीन्स करती है सरकार, तो उसमें सरकार क्या बोलते हैं कुछ मतलब कि ऐसा जो मीन्स वेजेस या फिर नंबर ऑफ़ वर्किंग आवर्स जो है उसको एग्जाम्पशन जो है दे सकती है। ऐसा कोई अगर बोलते हैं अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अगर आती है तो अगर हम बात करते हैं तो अंत में इनका कहना यही है कि गवर्नमेंट को जो है लेबर्स का जो है मीन्स जो भी आपके स्टेट गवर्नमेंट्स ने ये पास किया है लेबर लॉज को जो है फ्लाउट किया है, तो ये गलत है। क्योंकि जो भी आपके ये पास किए गए ये आपका लेबर जो है वो सिंपल आपका कंकरेंट लिस्ट में है, और मेनली जो लॉज बनाए गए हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए हैं। तो ये स्टेट गवर्नमेंट्स इसको ऐसे नहीं कर सकती हैं बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से। तो ये सिंपल पूरी बात करते हैं, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था लास्ट वाला पॉइंट। और आपका नेक्स्ट आपका क्या आर्टिकल है कि स्टेट्स कैन नॉट बी लेफ्ट टू द सेंटर्स मर्सी। मतलब क्या है कि जो आपका राज्य सरकार है वो सेंटर के जो है दया पे जो है उस पर जो है ना छोड़े जाएं। क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेट्स का भी एक स्टेट्स जो आपके स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी आपका इलेक्शन के द्वारा जो है लोग उनको चुनते हैं, तो उससे कुछ उनकी आशाएं होती हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनको सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरा छोड़ दिया जाए ये उचित नहीं है। अब कॉन्टेक्स्ट क्या कह रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट सिंपल सा यही कह रहे हैं कि तमिलनाडु में एक MP हैं, उन्होंने टेलीफोनिक सर्वे किया, उसमें ये पाया कि 89% लोग जो है तमिलनाडु में वो जो लिकर सेल्स जो सरकार जो है ओपन मीन्स की है मीन्स आपका लिकर शॉप्स, उससे वो संतुष्ट नहीं है। मतलब वो कहते हैं वो गलत स्टेप है सरकार का। और
अब हम जानते हैं कि सरकार ने ऐसा क्यों लिया, क्योंकि हम जानते हैं कि कई स्टेट गवर्नमेंट, जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया था, यूपी गवर्नमेंट, कई स्टेट गवर्नमेंट देखा। उसके बाद देखा हमने कि किस तरह लोग जो है एकत्रित हो गए और काफ़ी नियमों का उल्लंघन हुआ, क्योंकि फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं किए वो लोग। अब जानते हैं ऐसा ऐसा जो स्टेट गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि जो जीएसटी पास हुआ था 2017 में, उसमें कमियां पाई गई हैं। जैसा उसमें एक ये प्रॉमिस किया गया था, इसमें उसके ऑब्जेक्टिव भी थे कि जैसे स्टेट्स को जो है प्रॉपरली पर मंथ जो है जो टैक्स रेवेन्यू है, एक मिनिमम टैक्स रेवेन्यू है, उसको ट्रांसफ़र किया जाएगा, ताकि जो है उनको जो भी रेवेन्यू लॉस हो, क्योंकि उसमें कई जो आपके स्टेट गवर्नमेंट्स के आपके जो सेल्स और मेनली जो जीएसटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, वो आपके जो गवर्नमेंट, जो आपका स्टेट गवर्नमेंट भी लगाती थी, उसको अब सेंट्रल, उसको पूरा एक कन्वर्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आपका जीएसटी के अंतर्गत लाया गया है। तो इससे जो आपका जो स्टेट गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू कम हुए हैं ना, तो इससे जो उनको लॉस होगा रेवेन्यू से कंपनसेशन दिया जाएगा। तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट पर मतलब 5 साल तक उनको देने का जो है वादा किया था। लेकिन इस समय पैंडेमिक में देखिए कई स्टेट्स का ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो ये हम देख सकते हैं कि किस तरह जीएसटी के जो है इसमें जीएसटी के ये लिमिटेशन है, और इससे जो है स्टेट्स काफ़ी बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। और क्या बात कर रहे हैं कि जैसा हम और अभी इस समय वो पूरी तरह जो है सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो है वो पूरे डिपेंड हो गए हैं। और दूसरा क्या है, क्यों जो है ऐसा वो कर रही सरकार, तो हम जानते हैं कि जो उनका रेवेन्यू का सोर्स है वो लिमिटेड हो गया है। और क्या उसको हम एक बार देख लेते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था ये चीज़ें। तो अभी ये देखिए, जैसे उनके पास जो भी चीज़ें अभी बची हुई हैं, किन किन चीज़ों पर वो टैक्सेस को जो है लगा सकते हैं, जैसा कि क्या है, वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे टैक्स लगा सकते हैं, अल्कोहल पे, लॉटरी टिकट्स पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, लैंड पे, व्हीकल रजिस्ट्रेशन पे। तो वो इनके पास क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट पास इतनी पावर होती है कि वो टैक्स को जो है उस पर लगा सकते हैं। लेकिन इस समय पैंडेमिक के टाइम, लॉकडाउन के टाइम, हम जान रहे हैं कि ना तो जो है जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उस पर सेल ज़्यादा हो रही है, और ना तो आपका कोई लॉटरी टिकट जो है परचेस कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी भी जो है क्या बोलते हैं, जो जितनी भी आपकी इंडस्ट्रियल हैं वो बंद पड़ी हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के भी रेवेन्यू कम आ रहे हैं। लैंड और व्हीकल रजिस्ट्रेशन भी देखिए कम है, क्योंकि ऐसी जो जब सारी बंद पड़ी हुई हैं दुकानें, तो लोग जो है परचेज नहीं कर रहे हैं, तो इसमें भी सरकार को काफ़ी लॉस हुआ है। तो बचा क्या, सिर्फ और लिकर जो आपका अल्कोहल है वही बचा है। तो इसीलिए सरकार जो है हेस्टिली रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उनके रेवेन्यू जो है कम हुए हैं, तो वो जो है ऐसा हुआ है, इसलिए सरकार ने जो है क्या बोलते हैं अल्कोहल को जो है जो आप मीन्स ओपन किया है शॉप्स, ताकि उनको रेवेन्यू पर्याप्त मात्रा में मिल सके। बल्कि ये इनह्यूमेन भी, क्योंकि अल्कोहल अगर सरकार जो है ओपन कर रही है, बाकी सब एक्टिविटीज़ को जो है बंद कर रही है, तो ये इनह्यूमेन है, क्योंकि आप जो है नशा प्रवृत्ति को जो है बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये आपका जो है सिंपल ही था। लेकिन जब जीएसटी आया था, जिसमें सिंपल बात की गई थी, टैक्स बॉयंसी की बात की गई थी और इकोनॉमिक एफिशिएंसी की बात की गई। टैक्स बॉयंसी क्या होती है, टैक्स बॉयंसी मतलब होती है जब आपका टैक्स रेवेन्यू जो है ये शो करता है कि टैक्स रेवेन्यू और जो आपका कंट्री का जीडीपी है वो दोनों का रेशियो शो करता है। मतलब जितना जीडीपी बढ़ती है और उतना ही क्या बोलते हैं टैक्स रेवेन्यू जो है क्या बोलते हैं बढ़ता है। तो ये आपका टैक्स बॉयंसी जो है शो करती है, आपको जीएसटी का जो है क्या बोलते हैं ऑब्जेक्टिव था। तो अब हम जान लेते हैं कि अगर मान लीजिए ये तो सरकार है, तो और तीसरा ऑप्शन क्या बचता है, हमने बात की पहला तो जीएसटी का था, क्यों जो है उसके फेलियर से हुआ। दूसरा हमने देखा क्या क्या उनके पास क्या बोलते हैं टैक्सेस के वो थे, और तीसरा हम देखते हैं कि क्या वो क्या बोलते हैं मार्केट से परचेज कर सकते हैं। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद ही मार्केट से क्या बोलते हैं परचेज कर सकते हैं। तो ये जो है आप जानते हैं, आप देख सकते हैं कि तीनों केसेस में जो है आपका जीएसटी हो गया, और दूसरा आपका लिकर सेल सिर्फ एक बचा, और तीसरा वो। तो तीनों पे चीज़ों पे आप जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे फुल्ली डिपेंडेंट है। तो इससे तो ये क्या हुआ, इससे जो है अब हम अंत में ये पूरे आर्टिकल में कहते हैं कि अगर जीएसटी नहीं होता तो क्या बोलते हैं सरकार के पास क्या बोलते हैं इतना पावर होती कि वो इसको जो है कर पाती, मतलब कि इस जो मीन्स उनको रेवेन्यू लॉस हुआ है तो क्या उसको टैकल कर पाती। तो देखिए पहला वही हमने कहा कि वो सिंपल सा जो सेल्स टैक्स था, जो सिंपल अपने गुड्स और सर्विसेज थे उसको जो है वो बढ़ा देती, ताकि जो है उनको एक क्या बोलते हैं प्रॉब्लम अमाउंट में रेवेन्यू मिल जाता। दूसरा क्या है कि वो जो उनके एक प्रॉपर कुछ गुड्स थे उनको, जैसे मान लीजिए कोई मैंगो हो गया, कोई कोकोनट हो गया, ऑयल हो गया, तो उनमें भी टैक्सेस बढ़ा के जो है सरकार जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको रेवेन्यू कलेक्ट कर सकती थी अगर ये जीएसटी नहीं होता तो। लेकिन ये दोनों चीज़ें अभी कल्मिनेट होकर आपका जीएसटी के अंतर्गत आ गया है, तो ऐसा नहीं कर सकती सरकार। तो अंत में ये कहते हैं कि कोविड-19 से लड़ने के लिए एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच अपनाने की आवश्यकता, जैसा केरल गवर्नमेंट ने देखिए लोकल गवर्नमेंट को एम्पावर करके किया, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट लोकल गवर्नमेंट जो है बेहतर जानती है जो उनके कंडीशन है स्टेट गवर्नमेंट उस गवर्नमेंट के अंतर्गत। ठीक है, तो ये पूरा आर्टिकल इसमें ये कहते हैं। थर्ड आर्टिकल आपका क्या है, थर्ड आर्टिकल आपका सिंपल सी बात करता है एशिया पैसिफिक अपलोड। ये क्या कह रहे हैं, ये सिंपल सी बात कर रहे हैं कि जैसा आपका जो एशिया पैसिफिक रीजन है, जो आपका जो पैसिफिक ओशन जो आपका एशियन पूरा रीजन है, उसमें जो आपका मैरीन इन्वायरमेंट है उसमें काफ़ी एक
खतरा देखने को मिला है। और क्या क्या है, मेनली 2 कारण इसमें बता रहे हैं। जैसे ओवर फिशिंग, जो लोग है ज़्यादा मछली जो है उसमें क्या बोलते हैं पकड़ रहे हैं, तो जिससे एक जो मैराइन आपका इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो रहा है। उसमें फिर डेटा देते हैं कि 1974 में 10% जो है लोग इसमें जो भी आपका मैरीन प्रोडक्ट था ओवर फिशिंग जो है करते थे, 10% था आपका 1974 में, जो आपका 2015 में बढ़ के 33% हो गया। तो आप देख सकते हैं किस तरह ओवर फिशिंग जो है एक क्या बोलते हैं आपके तिगुना जो है बढ़ा हुआ है। दूसरा क्या बता रहे हैं आपका प्लास्टिक पोल्यूशन बता रहे हैं कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है काफ़ी बड़ा है। हमने देखा कई ऐसे पिक्चर्स देखे होंगे जिसमें ऐसे ओशन के ऊपर प्लास्टिक जो है इकट्ठा हुए रहते हैं। तो ये आपका जो है, अगर हम बात करें डेटा की उसमें बात करें, तो ये आपका रीजन जो है आपका पूरा एशिया पैसिफिक रीजन, ये पूरे वर्ल्ड का हाफ प्लास्टिक आपको जो है प्रोड्यूस करता है। और इसमें आपका 38% ऑफ प्लास्टिक जो है क्या बोलते हैं कंज्यूम करता है ये आपका ये पूरा रीजन। तो इससे जो हमारा इस रीजन में जो आपका प्लास्टिक पोल्यूशन है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ा हुआ है। तो अभी एक स्टडी कंडक्ट की गई थी आपका स्कैप क्या है आपका इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो ये क्या है आपका, ये आपका यूएन का एक बॉडी है। ये आपका जितनी भी जैसे हम बात की जो आपका इकोसॉक है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसमें जो 5 रीजनल काउंसिल हैं उसमें से ये आपका एक है, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने जो है एक स्टडी कंडक्ट थी, वो स्टडी का नाम क्या है, चेंजिंग सेल्स एक्सीलरेटिंग रीजनल एक्शन फॉर सस्टेनेबल ओशन इन एशिया एंड पैसिफिक। ये इनकी थीम स्टडी थी। उसमें इन्होंने कहा है कि अगर आपके एशिया पैसिफिक रीजन में जो आपका मैराइन इंडस्ट्रीज़ है, आपका जो मैराइन पूरा है आपका जो ओशंस है, अगर उसको प्रोटेक्ट करना है तो जो एक सफिशिएंट डेटा है वो होना आवश्यक है। लेकिन इस समय अगर हम बात करें जो आपका SDG है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो जिसमें आपका 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है और 169 टारगेट दिए गए हैं, जो उसमें आपका गोल नंबर 14 है जो आपका लाइव बिलो वाटर की बात करता है। उसमें फिर उसमें आपके सब गोल्स भी हैं जैसे आपका। लेकिन अगर हम बात करते हैं डेटा की, तो उसमें कौन कौन से डेटा हमारे पास उपलब्ध हैं, तो उसमें 10 आपके सब गोल्स हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 ही गोल्स के जो डेटा हैं सब गोल्स हैं वही हमारे पास अवेलेबल है। तो इसीलिए अगर डेटा ही नहीं अवेलेबल होगा तो एक्शंस लेना भी जो है उचित नहीं होगा, मतलब कि उतना एक आपका अच्छा स्टेप नहीं ले पाएंगे आप। तो ये स्टडी में बताते हैं। तो अगर हम बात करते हैं सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका, तो सोल्यूशन सिंपली जो अगर हम बात करते हैं ओवर फिशिंग, जो हमने बात की ओवर फिशिंग के लिए, तो सिंपल सा एक आपका जो फिश स्टॉक को जो है मेंटेन करे सरकार। और दूसरा क्या बोलते हैं जो भी आपका एक फिश एक्टिविटी है एलिसिट, मतलब जो क्या बोलते हैं मीन्स गैर कानूनी तरीके से जो है फिश को जो है लोग मारते हैं, और फिर तो इन सब चीज़ों को जो है क्या बोलते हैं आपका टैकल करने की आवश्यकता है। दूसरा क्या आपका प्लास्टिक पोल्यूशन को अगर क्या बोलते हैं आपको कंट्रोल करना है, तो जो आपका पॉलिसी ऑफ सर्कुलर इकॉनमी है। सर्कुलर इकॉनमी मतलब क्या है कि चीज़ों को जो है फिर से रिसाइकिल करके यूज़ करने की जो आपकी जो वो है। जैसे अभी हम जानते हैं इस समय जो हमारी लीनर इकॉनमी है, मतलब कि क्या बोलते हैं कि जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करके हम लोग क्या बोलते हैं वेस्ट कर देते हैं। तो अगर हम जो है क्या बोलते हैं एक सर्कुलर इकॉनमी को अपनाते हैं तो प्लास्टिक को रीयूज़ करके फिर से रिसाइकिल करके फिर से हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो हमारा प्लास्टिक पोल्यूशन है वो जो है कम होगा। दूसरा क्या है आपका प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए आपका इंसेंटिव और डिसइंसेंटिव, मतलब क्या बोलते हैं कि कुछ जो भी इंडस्ट्रीज इससे जुड़ी हुई हैं उनको इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, और जो इंडस्ट्री जो है इससे जिसको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको डिसइंसेंटिवाइज किया जाए, मतलब उसमें टैक्सेस को जो है बढ़ा के इन सब चीज़ों को करके जो है सरकार ये प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि ये हमारा आपको जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो काफ़ी हद तक जो है लोगों को प्रोवाइड करता है, आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया फिर कोई भी चीज़ें हो गया, तो ये प्रोडक्ट करना बहुत ही आवश्यक है इस समय। तो आज के लिए इतना ही है फ्रेंड्स। ये आपका सिंपल सा लेबर लॉस की बात करते हैं जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। तो कल के प्रश्नों की तरफ हम लोग देख लें कल के प्रश्न क्या हैं। तो आप स्क्रीन को पॉज करिए और फिर इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। इसका आंसर हम लोग कल जो है डिस्कस करेंगे। तो आज की इतना ही है फ्रेंड्स। थैंक यू।